हेलो। चलिए, तो आज हम फिर पीवाईक्यू की सीरीज लेके आए और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे यूनिट डायमेंशन का। ठीक है, तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन वेरीज एज v इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस बी। ये पोटेंशियल एनर्जी है। v क्या हुआ है? पोटेंशियल एनर्जी। हमें मालूम है एनर्जी की कोई सी भी बात हो, एनर्जी की डायमेंशन होती है m1 L2 T-2। और वर्क किया हुआ है, एनर्जी कैसे निकालते हैं? वर्क वर्क कैसे निकालते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अपने किया हुआ है, ठीक है। अब हमें ये मालूम है अगर ये ठीक है, इस पूरे की जो डायमेंशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? पोटेंशियल की डायमेंशन। ये तो हमें मालूम है। अच्छा, एक और चीज देखिए, ये दो चीजें जुड़ रही है। जब भी कोई चीज जुड़ रही हो, घट रही हो ना, तो दिमाग चलना चाहिए। अगर ये एक्स है, एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब है कि अंडर रूट बी भी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। तो आप देखो, अंडर रूट एक्स प्लस बी सेम डायमेंशन होगी। अंडर रूट एक्स की डायमेंशन क्या होगी? एक्स की डायमेंशन क्या होगी? L1। तो अंडर रूट एक्स की डायमेंशन क्या होगी? एल की पावर हाफ। तो बी की डायमेंशन मिल गई हमें एल की पावर हाफ। मिली नहीं मिली? बी की डायमेंशन दो, एल की पावर हाफ मिल गई। बहुत बढ़िया। तो बी की डायमेंशन मिल गई मैं, है ना। अब हमें ए की डायमेंशन निकाल ली। अच्छा, मुझे मालूम है कि लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन आएगी वो आएगी m1 L2 T-2, है ना। ए मुझे पता नहीं है, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, एक्स स्क्वायर पता है? पता है। L2 बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ। अच्छा, ये नीचे वाला, ये तो पता ही है, एल की पावर हाफ है। ये तो पता ही है मुझे। अब मैं इससे निकाल सकता हूँ। तो m1 L2 T-2 ए एल की पावर 3/2 होगा नहीं होगा? हो जाएगा ना। और ये इधर चला जाएगा। तो m1 L की पावर हाफ T-2 इक्वल टू ए। हो गया नहीं हो गया? अच्छा, पूछा क्या इसने? ए स्क्वायर बाई बी पूछा है। तो ए स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर करूंगा m2 भैया, इसका स्क्वायर एल टी की पावर -4। ये तो क्या हो गया? ए स्क्वायर। और बी कितना हो गया? बी कितना बनाया था मैंने? एल की पावर हाफ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। एम तो पावर 2, एल की पावर 1 और हाफ, एल की पावर हाफ और टी की पावर -4। है आंसर कोई? m2 एल की पावर हाफ टी की पावर -4। ठीक है, सब किए हुए बने, प्रैक्टिस करने की जरूरत है बस। आइए, अब तो आपने जितनी भी फिजिक्स पढ़ी सारी काम हो जाएगी यूनिट डायमेंशन। ये ऐसा चैप्टर में सारे फॉर्मूले काम आते हैं। द क्वांटिटी विच हैव द सेम डायमेंशन एज ऑफ अ सॉलिड एंगल। अच्छा, एक दो तरह के एंगल होते हैं, एक तो होता है रेगुलर एंगल या प्लेन एंगल, और एक होता है सॉलिड एंगल। इनमें डिफरेंस क्या होता है? एक तो होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। दोनों ही एंगल है और दोनों की दोनों डायमेंशनलेस है। क्योंकि एंगल मतलब तो होता ही, पहले तो एंगल मतलब क्या होता है? एंगल मतलब तो होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क भी लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है, यानी कि डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस, लेकिन एंगल की यूनिट तो होती है। डायमेंशन लेस वाला अलग अलग बात होती है, यूनिट होती है। कैसे मेजर करते हैं? रेडियन मेजर करते हैं। तो दो तरह के एंगल होते हैं, एक तो प्लेन एंगल होता है, एक सॉलिड एंगल होता है। प्लेन एंगल्स वो होते हैं जो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के होते हैं, और सॉलिड एंगल वो एंगल होते हैं जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आप देखिए, हमसे पूछा कौन से ऐसी कौन सी है जिनके सेम डायमेंशन होंगे। हमें मालूम है सॉलिड एंगल की डायमेंशन 0 होती है, m0 L0 T0। पहला देखें, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है? अच्छा, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो यार इसकी तो कोई ना कोई डायमेंशन होगी, ये तो हो नहीं सकता। स्ट्रेन एंड आर्क। अच्छा, आर्क की भी कोई ना कोई डायमेंशन होगी, आर्क तो लंबाई है, ये भी नहीं हो सकता। एंगुलर स्पीड, इसकी तो डायमेंशन होनी है, 2π/t होती है। स्ट्रेन, स्ट्रेन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन लंबाई अपन लंबाई। तो ये तो डायमेंशनलेस हो गया, ये डायमेंशनलेस, एंगल डायमेंशनलेस, ये दोनों डायमेंशनलेस, सॉलिड एंगल डायमेंशनलेस। तो यही ऑप्शन सही। ठीक है, अच्छे सवाल है, बहुत बढ़िया। आ गया तुम्हारा फेवरेट सवाल। A force defined by the f alpha t square plus beta t acts as a particle on a given time t। तो देखिए फोर्स कैसे काम करती है। कोशिश करते जाओ यार, पेन कॉपी चलाते जाओ, ऐसे मत करो बैठे रहो। पेन चलाओगे, कॉपी चलाओगे तभी होगा। द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस इफ अल्फा बीटा आर कांस्टेंट्स।
तो बाद में निकालेंगे, सबसे पहले तो अपन ये निकालें, ये फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन मुझे पता है, ये टी है, टी की डायमेंशन पता है, क्या अल्फा बीटा निकाल सकता हूँ? इधर फोर्स है तो इधर भी फोर्स होगा, और फोर्स में फोर्स ही जुड़ेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा टी स्क्वायर की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m1 l1 t माइनस टू, और अल्फा इसको बोल सकता हूँ t2 m1 l1 t माइनस टू। तो अल्फा की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m1 l1 t की पावर -4। क्या ये समझ में आया नहीं आया? इसी तरह से बीटा टी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, जो फोर्स की डायमेंशन होगी, m1 l1 t माइनस टू। तो बीटा की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m1 l1 t माइनस 3। क्या ये समझ में आया, अल्फा बीटा? अब इसमें से देखना है यार, इसमें से कुछ लगा के ऐसा एक्सप्रेशन बनाओ कि डायमेंशन लेस आ जाए, फैक्टर विच इज डायमेंशन लेस। ओके, तो चलो, अच्छा इसमें कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या, ये देखिए m1 कॉमन, m1 कॉमन, l1 कॉमन, l1 कॉमन, इसमें टी की पावर -4, इसमें टी की पावर -3 है, यानी कि अल्फा को बीटा से डिवाइड करूँ तो कुछ कुछ हो सकता है। अल्फा को बीटा से डिवाइड कर दूंगा, m1 से m1 गायब हो जाएगा, l1 से l1 गायब हो जाएगा, टी की पावर -4 और टी की पावर -3, तो टी की पावर माइनस ऊपर आ जाएगा, है ना? तो काम चलेगा क्या? हाँ चलेगा तो सही, क्योंकि ये टी की पावर माइनस, देखो अल्फा अपॉन बीटा, पहला ऑप्शन देखो टी, अल्फा इंटू बीटा टी, अल्फा की वैल्यू कितनी है, m1 l1 t -4, और टी की वैल्यू t1, और नीचे क्या है, m1 l1 t -3। ये कट गया, ये कट गया, और ये भी कट गया आपस में, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। मजा आ रहा है? क्या कह रहे हैं? हाँ नहीं ठीक है, मैं तो थोड़ी सी स्पीड से कर रहा हूँ, सो यू हैव टू, आपको अपनी स्पीड से करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, मूव करें नेक्स्ट। आंसर चेक नहीं किया गया, मैंने चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये वाला एक और सवाल आ गया, द मैकेनिकल क्वांटिटी विच इज है डायमेंशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ मास, मतलब ऐसी डायमेंशन बतानी है जिसमें मास क्या पावर -1 आता हो। टॉर्क आ सकता है कि मास, लेकिन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है टॉर्क, तो फोर्स में तो m पॉजिटिव आता है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस में l, तो फोर्स नेगेटिव नहीं आएगा। एंगुलर मोमेंटम mvr होता है, इसमें भी मास नेगेटिव नहीं आएगा। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, भैया खतरनाक चीज है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी होता है, ये हीट ट्रांसफर के लिए काम आता है, कि हीट के जो ट्रांसफर होती है ना, जब एक मटेरियल से हीट ट्रांसफर होती है, तो हीट ट्रांसफर को क्या बोलते हैं, ट्रांसफर रेट जो होती है वो Q/T होती है, तो इसके लिए यूज होता है, ये होता है KA डेल्टा टी अपॉन L, है ना? तो ये जो होता है प्रोपोर्शन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, ये भी अपने काम में आया। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देखिए, अच्छा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो बिल्कुल आसान है, F इक्वल टू होता है G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो G इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं F r² अपॉन m²। अच्छा फोर्स होता है m1 l1 t -2, और ये हो गया l2, और ये हो गया m2। अब देखो -1 आ गया, बस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इतनी बार काम आएगा, इसकी डायमेंशन याद रख लो, बार बार काम आएगा, m-1 l3 t -2, बहुत ही बार काम आएगा, लिख लो इसको, तो 4-5 बार बोल भी लो। निकाल तो सकते ही है अपन, निकालना तो सिखा ही दिया मैंने, निकाल तो सकते ही हैं, लेकिन है ना कुछ डायमेंशन तो याद रखनी पड़ेगी। ये इतने क्वेश्चंस हैं जो PYQs हैं जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट काम आते हैं, ये तो लिख लो, ठीक है, चेक करो, बिल्कुल सही। अगला सवाल जाते हैं। ओके, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज द सेम डायमेंशन फॉर्मूला इज प्रेशर। पहले तो प्रेशर निकालो, प्रेशर इक्वल टू मालूम है अपन को, होता है F/A, ये हो गया m1 l1 t -2 l2, इसको सॉल्व किया था m1 l -1 t -2। अब इसमें चेक करो, क्या फोर्स का वही हो सकता है, फोर्स तो होगा ही नहीं यार, फोर्स बाई एरिया तो यही आ रहा है। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी,
ये हो गया m1 l1 t माइनस वन, तो ये तो नहीं हुआ। अब ये यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये कोई खतरनाक चीज आ गई। अब यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेस होता है एफ अपॉन ए, और स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस होता है, अभी अपन पढ़ा था, डेल्टा एल अपॉन एल। तो ये एफ अपॉन ए तो प्रेशर की तो डायमेंशन होगी, ये भी तो एफ अपॉन ए था, तो यंग मॉडुलस ले लो या प्रेशर ले लो, एक ही चीज है। तो क्या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को चेक करने की जरूरत है? फिर भी फॉर्मूला याद होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ये होता है विस्कस फोर्स। जब कोई ऑब्जेक्ट एक ऐसे लिक्विड में ट्रेवल करता है जिसकी विस्कोसिटी होती है, तो जो विस्कस फोर्स लगता है, उसकी वैल्यू होती है। तो यहां से मैं ईटा, ये होता है विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। अगर ये निकालना होगा तो ये तो कांस्टेंट है, तो मैं बोलूंगा एफ अपॉन आर वी। ईटा क्या बोलूंगा? एफ अपॉन आर वी। अभी आएगा ये, इसलिए मैंने लिखवा दिया इसको, अपने को तो मालूम पड़ गया। लेकिन बाई चांस इसमें ये अगर अपन इसको चेक करते तो ठीक है, तो आंसर आ गया यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अरे ठीक है, नेक्स्ट प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल बोथ, मैंने बताया था नो डायमेंशंस, यूनिट्स होती है बट नो डायमेंशंस। मैंने बोला था दोनों की डायमेंशन नहीं होती, दोनों की यूनिट होती है रेडियंस। ठीक है, थ्योरेटिकल। कितना आसान सवाल लगा बहुत देर बाद। ओके, ये तो कुछ बढ़िया सी चीज आ गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये डायमेंशन है क्या है भैया? m1 l1 t माइनस टू a माइनस टू, है ना? सॉरी, ये t है ना? ये किसको बिलोंग करती है? ये तो सभी हमारे लिए फॉरेन वर्ड्स हैं। सबसे पहले तो सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, क्या होती है सेल्फ इंडक्टेंस? सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है जिसको लिख लेते हैं E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ये L जो होती है ना, इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, और E क्या होता है? E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी हो गया ना। E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ये तुम्हारा सेल्फ इंडक्टेंस हो गया। तो यहां से L इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ? E इंटू डी टी अपॉन डी आई। अच्छा, E क्या होता है? पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। अभी भी पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वर्क डन जो होता है ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज होता है। ठीक, थोड़ा मुश्किल सवाल है, सबसे मुश्किल सवाल है आज का, मान लो। तो इलेक्ट्रिक ये हो गया, हाँ ई, तो ई इक्वल टू हो गया अपना, ठीक है, वर्क अपॉन क्यों ई। और ये बेसिकली ई जो है ना पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, याद रखना। ये ई जो है ना पोटेंशियल है, इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है, तो वर्क अपॉन चार्ज। और ये डी टी अपॉन डी आई। ठीक है, डी आई वर्क एनर्जी m1 l2 t माइनस टू। क्यू आई इक्वल टू होता है, आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, मालूम है ना? तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई इंटू टी। तो क्यू की डायमेंशन क्या लिखता हूं मैं? आई इंटू टी, यानी कि T1 A1। करंट की डायमेंशन क्या होती है? एम्पियर, है ना? ये हो गया T1 करंट A1। सॉल्व कर लें इसको, चलो इसको सॉल्व करो। m की पावर 1, l की पावर कितनी आएगी? L2 हो जाएगा, और T1 से 1 कट गया, T माइनस टू हो जाएगा, A माइनस टू। क्या आगे का आंसर नहीं आया? यहाँ L की पावर 1 आई है, यहाँ L की पावर 2 आई है, तो सेल्फ इंडक्टेंस तो नहीं है। इतना सब कुछ करने के बाद हमें ये डिस्कवर हुआ कि नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। पर इस बार हम बहुत सारी नई चीजें सीख जाएंगे निकालना। ठीक है, और क्या निकालें फिर? मैग्नेटिक परमिबिलिटी निकाल के देखें क्या? मैग्नेटिक परमिबिलिटी। अब मैग्नेटिक परमिबिलिटी क्या होती है? देखो मैग्नेटिक परमिबिलिटी क्या होती है, अपन मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। ये दो करंट कैरिंग वायर्स है। जब दो वायर्स जिनमें करंट सेम डायरेक्शन में जा रही होती है, तो ये एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं।
एंड उस फोर्स का जो वैल्यू होती है वो होती है एफ बाई एल इक्वल टू म्यू जीरो, ठीक है, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई I1 I2, ये होती है मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द टू करंट कैरिंग वायर्स। और इसमें जो म्यू नोट होता है ना, वो होता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। फोर्स तो फोर्स होता है। अच्छा, तो इसका यहां से निकालते हैं, ये एल से तो एल भैया कट गया ना, तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या हो गया, फोर्स अपॉन I1 I2। अच्छा, फोर्स क्या होता है, M1 L1 T-2 और I1 I2 A स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो M1 L1 T-2 A-2 आ गया भैया। आगे करने की हिम्मत नहीं हालांकि पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कैसे निकालेंगे, कूलाम्स लॉ से। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी को कैसे निकालेंगे, कूलाम्स लॉ के क्या होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और के क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट जो है ना, ये है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे, पता होना चाहिए। फाई इक्वल टू क्या होता है बी ए, फाई इक्वल टू क्या होता है बी ए। बी ए क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, अरे ये तो ए तो मालूम है एरिया है, बी मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे। रुक जाओ, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो मालूम पड़ेगा मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना तो बी इंटू ए लगाएंगे। ए तो मालूम है एरिया एल स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड नहीं मालूम। एक और फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू क्यू वी बी। अगर एक चार्ज वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा होता है तो उस पर जो फोर्स होता है क्यू वी भी लगता है। एफ पता है, क्यू पता है, वी पता है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड को यहां रखेंगे और मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, मैग्नेटिक परमिटिविटी आ गया। तो हम तो यहीं पर खत्म करें इसको, ये वीडियो काफी लंबा होने वाला है मुझे ऐसा लग रहा है। देखो, मैंने बोला था याद कर लो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बार बार आता है तो मैच करनी लिस्ट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी क्या होता है M-1 L3T-2। मैंने बोला था याद कर लो इसको, ठीक है। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है mgh। किसी ऑब्जेक्ट को जमीन से उठा के ऊपर रखने में जो पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी, तो ये तो होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो होगी mgh। m का मतलब क्या हो गया m1, g का मतलब क्या हो गया L1T-2, h का मतलब क्या हो गया L1। तो मैं बोल सकता हूँ M1 L2T-2। अब दो कर लिए तो दो से हमारा आंसर निकल जाना चाहिए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मैच करो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ए किसके साथ मैच कर रहा है, 2 के साथ। अरे यार, ग्रेविटेशन M-1 L3T-2, ए का जो मैचिंग हो रही है 2 के साथ हो रही ना। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बी क्या हो रहा है M1 L2T-2, M1 L2T-2, और बी किसके साथ मैच हो रहा है 4 के साथ मैच हो रहा है। क्या देखो 1 2 इसमें, अच्छा इन दोनों में हो रहा है यार, ये दोनों सेम है, तो एक और चेक करना पड़ेगा, ए और बी दोनों सेम है। चलो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या, इंटेंसिटी निकालो, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी तो जी होता है। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, चलो डी निकाल लो, डी निकाल लो। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होती है F/m, जो जी की वैल्यू होती है वही होती है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। तो ये हो गया M1 L1T-2 अपॉन M1, कट गया, तो L1T-2। अब देखो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी किसके साथ मैच किया, डी मैच किया 3 के साथ, डी मैच किया 3 के साथ, डी मैच किया 3 के साथ, ये हो गया फिर तो, है ना, फिर तो ये हो गया। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होती है F/m, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताया नहीं तुमने क्या होता है, याद रखो, मैंने बताया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है G(m1m2) अपॉन आर। ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है -Gm अपॉन आर। ये क्या है एनर्जी, और ये क्या है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन क्या हो गया, पोटेंशियल बोलूं या वर्क बोलूं एक ही बात है, W/m। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा एनर्जी या वर्क बाई m। तो वर्क का डायमेंशन निकाल दो, एनर्जी का डायमेंशन निकाल दो, m से डिवाइड कर दो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में एक एम आता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में 2 एम आते हैं, बस इतना सा अंतर है, ठीक है।
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में 1 m आता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में 2 m आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में 1 q आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में 2 q आते हैं। कोरिलेट करते हुए चलो चीजों को, है ना, चीजों को कोरिलेट करते चलोगे तो याद रहेगा। चेक करें आंसर। चलिए, अच्छा सवाल था ये। ई एन जी रेस्पेक्टिवली डिनोट द एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ई और जी की डायमेंशन क्या होगी? अब देखो, अब तो बहुत आसान है। ई की मालूम है डायमेंशन, m1 l2 t-2, पता है ना। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन मैंने बोला था बार बार याद आएगी, m-1 l3 t-2। ये t-2 से t-2 कट गया, ये हो गया m2 l-1। तो यही क्या आंसर, m2 l-1 t0। ठीक है, ये तो आसान था। नेक्स्ट, और अच्छा, अब आया ये ड्राइव क्वांटिटीज वाला, पढ़ा था ना अपन ने। ड्राइव क्वांटिटीज, फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम आर चूजन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम। और अपन ने बोला इसकी डायमेंशन ले लेते हैं, पावर ले लेते हैं ए, इसकी पावर ले लेते हैं बी, इसकी पावर ले लेते हैं सी। हमें एनर्जी में, एनर्जी, फोर्स, एरिया और टाइम में का एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है वो निकालना है। ठीक है, हमें सबसे पहले तो इसकी डायमेंशन पता होनी चाहिए, m1 l2 t-2। इसकी डायमेंशन m1 l1 t-2 की पावर a। एरिया की डायमेंशन, ओ एक्सेलरेशन है, सॉरी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन हो जाएगा l1 t-2 की पावर b। समझ में आया नहीं आया? और फिर टाइम तो t की पावर c। अब तुम्हें मालूम है क्या करना होता है, m को एक ले लो, b l को एक ले लो, c को एक ले लो, पावर को इक्वेट कर दो, a b c की वैल्यू निकालो। एक सवाल कर देता हूँ फटाफट। तो चलो, इधर m लो, m की पावर क्या हो जाएगी, a, होगी नहीं होगी? इसमें m की और कोई पावर नहीं है। l की पावर लो, a प्लस b, क्या होगी नहीं होगी? t की पावर लो, -2a प्लस c, होगी नहीं होगी? ये तो इधर हो गया, इधर ये हो ही गया। अब इक्वेट कर दो, a इक्वल टू 1 आ गया नहीं आ गया? सिंपल, डायरेक्ट, आया नहीं आया? अच्छा, और a प्लस बी इक्वल टू 2 आया नहीं आया? तो b इक्वल टू भी 1 आया नहीं आया? और -2a प्लस c इक्वल टू -2 आया। अब -2, तो a की वैल्यू 1 है, तो ये -2 के भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब तो क्या मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने। t की पावर -2a, और मैंने यहाँ b तो लिखना ही भूल गया मैं। t की पावर -2a, -2b भी तो, -2b भी तो है। ये गड़बड़ कर दी मैंने। तो ये हो जाएगा -2a -2b प्लस c इक्वल टू -2। हाँ ये है, तो ये तो -2, ये लिख लेते हैं -2, a की वैल्यू 1 थी, ये भी -2, और c की वैल्यू भी -2, -2 से -2 कट गया, तो c इक्वल टू आ गया 2। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 2, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 2, f है t स्क्वायर। अच्छा, एक और दिमाग लगा सकते हैं, जल्दी से करना हूँ। ऑप्शन में ना f की डायमेंशन डाल दो, एरिया की डायमेंशन डाल दो, टाइम की डायमेंशन डाल दो, और देख लो एनर्जी की डायमेंशन आ गई। चेक करके दिखाता हूँ तुम्हें, रुको, देखो इसी ऑप्शन करके देखें, चेक करके देखें। फोर्स क्या होता है, m1 l1 t-2। एरिया, ये एक्सेलरेशन क्या होता है, l1 t-2। और टी स्क्वायर क्या होता है, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया, आगे ना m1 l2 t-2, एनर्जी की डायमेंशन। मतलब रिवर्स, अगर आप ऑप्शन से करोगे तो एबीसी की कहानी खत्म है। ऑप्शन डाल डाल के चेक करके देख लो, ज्यादा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस वही होती है जो प्रेशर की होती है, एफ अपॉन ए। ये हो गया m1 l1 t-2 अपॉन l2, तो m1 l-1 t-2, m1 l-1 t-2। ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा फील। द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, अभी मैंने थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लिखा था Q/T। ये तो क्या होगा, रेट ऑफ हीट फ्लो, K A
डेल्टा टी अपॉन अपॉन एल लंबाई, ठीक है। ये होता है थर्मल कंडक्टिविटी। अब थर्मल कंडक्टिविटी यूनिट, ये तो के निकालनी है अपन को, ठीक है, के निकालनी है। तो के इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ, क्यू इंटू एल अपॉन ए डेल्टा टी, और क्या बोलूँगा, ए डेल्टा टी और टी, ठीक है। अब मुझे मालूम है, देखो ध्यान से देखो, क्यू बाई टी, क्यू बाई टी को लिख दिया और इसको लिख दिया एल अपॉन ए डेल्टा टी। ये क्या हो गया, एनर्जी पर सेकंड, एनर्जी, और ये एनर्जी पर सेकंड होता है पी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, पावर। और पावर की डायमेंशन यूनिट क्या होती है, वॉट। यहाँ मुझे वॉट देख के समझ में आएगा, वॉट, ये तो हो गया वॉट, हुआ नहीं हुआ, वॉट हो गया। ये लेंथ है, ये एरिया है, तो नीचे मीटर आ जाएगा, तो मीटर इनवर्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और सेकंड इनवर्स भी हो जाएगा। ऐसा सेकंड नहीं होगा, ये डेल्टा टी है, सॉरी, डेल्टा टी टू टेम्परेचर होता है, तो ये हो जाएगा केल्विन। ये क्या हो जाएगा, केल्विन, टेम्परेचर होता है। तो वॉट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स, है ना। देख लो आप, सिर्फ 36% बच्चों ने सही किया है सवाल को, टफ सवाल था ये। A physical quantity of the dimension of the length that can be formed out of C, G and so and so. तो देखो ये derived, find length is proportional to C की पावर A, G की पावर B, और ये क्या दे रखा है, E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर C। अब रिलेशन होगा, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। लेंथ मतलब तो हो गया L1, सी मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, क्या है ये, स्पीड ऑफ लाइट, सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो ये हो जाएगा L1 t माइनस वन, क्या सही है या नहीं सही है। जी बहुत बार यूज कर सकता है, m-1 L3 t-2 की पावर b। अब ये थोड़ा सा मामला खतरनाक है देखने में, वैसे खतरनाक नहीं है, ये तो बहुत आसान है, ये तो हो गया। अब देखो ये ई स्क्वायर अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, हमें मालूम है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 होता ना। अगर वो इलेक्ट्रॉन हो तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर, ठीक है। आप देखो मुझे क्या चाहिए था, ई स्क्वायर अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चाहिए था, ये हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर, होगा नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एफ इंटू आर स्क्वायर, एफ का मतलब हो गया m1 L1 t-2, आर स्क्वायर का मतलब वो L2, तो मैं लिख सकता हूँ m1 L3 t-2, m1 L3 t-2 और की पावर c। आपको पावर को इक्वेट करना है, एबीसी की वैल्यू निकालनी है और आंसर निकालना है। क्या कर लेंगे अपन, ठीक है, आंसर आ जाएगा इसका ए। बस ऐसा सवाल आए तो छोड़ के आना चाहिए नीचे, करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये 2 मिनट में नहीं होगा सवाल, 5 मिनट हनुमान को दे रहे, 10 मिनट लग जाएंगे, इतनी कैलकुलेशन है। आइए नेक्स्ट, So Planck constant, speed of light in vacuum and Newton's gravitational constant। फिर आ गया न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो याद करके चलो, आर फंडामेंटल कांस्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इज अ डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो भाई एल इज प्रोपोर्शनल टू किसका, प्लैंक कांस्टेंट, एच की पावर ए, स्पीड ऑफ लाइट सी की पावर बी, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की पावर सी। इसमें जो नई चीज है उसे प्लैंक कांस्टेंट है, और प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, तो H इक्वल टू हो जाएगा E इंटू लेमडा बाई सी, और E हो जाएगा m1 L2 t-2, लेमडा हो जाएगा L1, और ये C हो जाएगा L1 t-1। इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे, L1 से L1 कट गया, m1 L2 t-1, तो आपको H क्या आ गया, C आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अपने इतनी बार यूज कर लिया, बता लिया। इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट्स को, पावर को इक्वेट करेंगे और निकाल लेंगे, और आंसर भैया क्या आएंगे, आंसर भैया आएंगे, क्या आएगा आंसर, मुझे पता नहीं क्या आंसर आएगा, 14वें का आंसर टेक नहीं कर रखा हमने, शायद ए आएगा, लेट्स सी, मुझे आई एम नॉट श्योर, अच्छा ठीक है ये आंसर है।
स्टेप समझ में आ गई तुम्हें क्या करनी है, ठीक है ना। ऐसे तो अभी करने लगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा हमारा। ओके, ये है सवाल। अगेन सेम, देखो आप बार बार ड्राइव क्वांटिटी, डायमेंशनल क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब आर एक्सप्रेस। तो वेलोसिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं ऐसे, कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, ईटा की पावर एक्स, डेंसिटी की पावर वाई, आर की पावर जेड, है ना। अब इसमें डेंसिटी, ये जो ना ईटा, ये है, इसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब मैंने अभी भी आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, एफ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो ईटा इक्वल टू जाएगा एफ अपॉन आर वी, और एफ हो जाएगा m1 L1 t माइनस 2 L1, और ये हो जाएगा L1। वी तो वेलोसिटी होती है ना, हाँ टर्मिनल वेलोसिटी होती है, t माइनस 1, है ना। तो ये कट गया, तो फाइनली आ गया था m1 L माइनस 1 और t माइनस 1, है ना। ये आ गया हमारा, ठीक है, ईटा आ गया था। क्या हमें डेंसिटी पता है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास m1 वॉल्यूम L3, तो m1 L माइनस 3, ये पता है। r तो हमें बताइए, रेडियस पुट कर देंगे और निकाल लेंगे रिलेशन, ठीक है। ये आ जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, चेक करें तो इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 1 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। ये इसका वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया तो ईटा कैसे निकालना है, डेंसिटी कैसे निकालना है। आर तो क्या हो जाएगा, सिंपल L1 हो जाएगा, ये वैल्यू पुट करनी है, कोएफिशिएंट को इक्वल करना है। अच्छा इधर क्या हो जाएगा, एफ वेलोसिटी की जगह L1 t माइनस 1 होगा, नहीं होगा, यार मैं करके दिखा दूँ, तुम्हारी शक्ल ऐसी बोल रही है बिल्कुल। L1 t माइनस 1, ईटा क्या हो गया, ये तो इधर का लेफ्ट साइड का हो गया, इसका हो गया m1 L माइनस 1 t माइनस 1 की पावर x, और फिर आ गया डेंसिटी m1 L माइनस 3 की पावर y, फिर z हो गया r L1 की पावर z। अब तो ये कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करना है, निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट और नेक्स्ट, वापस ड्राइव्ड ऑप्शन से, चलो ऑप्शन करते हैं। सरफेस टेंशन पूछा है, सरफेस टेंशन पूछा है। सरफेस टेंशन क्या होता है, देखो फॉर्मूला भी दे दिया, सरफेस टेंशन एस टी इक्वल टू होता है फोर्स बाय लेंथ। तो ये हो गया m1 L1 t माइनस 2, ये हो गया L1, तो सरफेस टेंशन हो गया m1 t माइनस 2, ये निकालना है। अब इनमें से किससे आएगा वो निकालना है, इनमें से किससे आएगा, तो पुट करके देखो, या जैसे हम करते हैं वैसे करके देखो। तो क्या हो जाएगा, m1 t माइनस 2 इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी की पावर a, वेलोसिटी की पावर b, टाइम की पावर c। ये तो मालूम है, m1 L2 t माइनस 2 की पावर a, L1 t माइनस 1 की पावर b, और t1 की पावर t की पावर c। इक्वेट करना है, ठीक है। तो किसी ने कहा था कि बायो ले लो तुम, तुम्हें मैथ्स से छुटकारा मिल जाएगा, तो वेलकम टू फिजिक्स। जिस बच्चे ने गलत फहमी पाली हो कि बायो ले लेंगे मैथ्स से छुटकारा पाया जाएगा, उसको समझ में आना चाहिए कि इसमें मैथ्स के अलावा कुछ नहीं होता। फिजिक्स कितनी सी है, कितनी सी फिजिक्स है, 2% फिजिक्स है सिर्फ, बाकी सब मैथ्स है। तो ना किसी जाहिल ने कहा था तुम बायो ले लो क्योंकि तुम्हें मैथ्स अच्छी नहीं लगती, वो कोई जाहिल था जिसने ये कहा था। इसका आंसर है थर्ड, ठीक है। तीन चार सवाल हो रहे हैं, 3 सवाल हो रहे हैं। फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल डायमेंशन और मास पूछी इसने। तो मास की डायमेंशन इधर तो आ जाएगा m1, और इधर आ जाएगा फोर्स की पावर a, वेलोसिटी की पावर b, टाइम की पावर c, ठीक है। चाहो तो इसको ये सॉल्व करके देख लो, देखो अपन टाइम नहीं है, करके देखना पड़ेगा, सारे सब में पुट करके देखना पड़ेगा या ना। तो इसका आंसर आ रहा है 4, देखो एक बार 4 ट्राई कर देखो, f(v1) f1 हो जाएगा m1 L1 t माइनस 2, और v नेगेटिव, v इनवर्स, v होता है L1 t माइनस 1, v इनवर्स हो जाएगा L माइनस 1 t1, और ये t हो जाएगा।
तो देखो ये L-1, ये L-1 कट गया, ये T-2, ये T⁻², ये भी कट गया, तो मास आ गया। वेरीफाई करना तो बहुत आसान है ना, ठीक है। नेक्स्ट, द पेयर ऑफ क्वांटिटीज विच हैविंग ए सेम डायमेंशन। कौन सी चीज है जिसमें डायमेंशन सेम होगा? वर्क एंड टॉर्क। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और टॉर्क होता है एफ इंटू आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट। डॉट और क्रॉस उससे क्या फर्क पड़ता है? डायमेंशन से मतलब, और कुछ दिमाग नहीं लगाना, आसान सवाल मिल गया, ठीक है। 18 ये भी आया हुआ है ना, ऐसा नहीं, इजी सवाल भी आते हैं, डरने वाली बात नहीं है। द डैम्पिंग फोर्स ऑन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। डैम्पिंग फोर्स ऑन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हमें दे रखा है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। क्या दिक्कत है? तो हमसे क्या पूछा है? यूनिट ऑफ द कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, तो F इक्वल टू हो जाएगा K इंटू V। K की डायमेंशन पूछिए, फोर्स पता है, वेलोसिटी पता है, ये निकाल लेंगे, बहुत आसान सवाल है। M1 L1 T-2 K L1 T-1, L1 भैया से L1 भैया कट गए, ये इधर गए, तो M1 T-2 ही रहे, T-1 रह जाएगा बस, इधर जाके प्लस का हो जाएगा ना, तो M1 T-1, यानी कि kg मीटर पर सेकंड, नहीं kg पर सेकंड, मास तो हो गया kg और T-1 हो गया पर सेकंड, तो kg पर सेकंड, ठीक है। आइए एक आध सवाल और बचे बस। द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी याद होना चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला? ये होता है μ0 E0, ये स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है, और इसी को अपन उल्टा करके लिख सकते हैं μ0 E0 के बार ऑफ। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? L1 T-1, खत्म, फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो तो L1 T-1 है ना, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। यूनिट डायमेंशन तो टीचर्स को कभी भी 11th में पढ़ाना ही नहीं चाहिए। यूनिट डायमेंशन हमेशा तब पढ़ाना चाहिए जब बच्चे की फिजिक्स खत्म हो जाती है। उससे पहले आपको मैग्नेटिक फ्लक्स समझ में आएगा पहले चैप्टर में, परमिटिविटी समझ में आएगी, सरफेस टेंशन समझ में आएगी, कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो बहुत गलत तरीका है ये पढ़ाने का कि शुरू के पहले चैप्टर में यूनिट डायमेंशन पढ़ा देते हैं, पढ़ाना ही नहीं चाहिए। जब फिजिक्स खत्म हो जाए ना तब यूनिट डायमेंशन पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपको फॉर्मूले तो पता होते हैं ना, वरना फॉर्मूले पता नहीं होंगे। हालांकि कुछ लोगों को फिजिक्स खत्म होने के बाद भी याद नहीं रहते, वो अलग बात है। ये तो अपने कर लिया, दोबारा आ गया है ना, इस बार घूम के आ गया। नेक्स्ट, चलो ये एक सवाल आप कर लेते हैं मन, ठीक है। ये अपने करा था ना, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में चेंज करना होता है, N1 U1 इक्वल टू N2 U2, है ना। तो देखो सीजी सिस्टम में दे रखी है, सीजी सिस्टम में N1 क्या दे रखा है? सीजी सिस्टम में N1 दे रखा है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो मुझे निकालना है N2, तो N2 क्या हो जाएगा? N1 अपॉन U1 अपॉन U2। ध्यान से देखो इधर, N1 कितना है? 4। अच्छा U1 क्या है? अब देखो U1 में क्या आ जाएगा, यहाँ पर ग्राम आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ग्राम, सीजीए सिस्टम में दे रखा है। और U2 में कितने ग्राम में पूछा उसने? 100 ग्राम में, 100 ग्राम में पूछा। क्या ये समझ में आया? अच्छा पूछा क्या है? डेंसिटी, अरे डेंसिटी निकालो, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि M1 L-3, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी? 1 L-3। अच्छा सीजे सिस्टम में L कितना होता है? सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, है ना। और इन्होंने किस सिस्टम में कन्वर्ट करा है? 10 सेंटीमीटर। पावर कितनी है? -3, ठीक है। ये 1 ग्राम था, ये 100 ग्राम है, तो क्या हो गया? 4/100। अच्छा ये 1/10 की पावर -3, 1/10 की पावर -3, यानी 10 की पावर नीचे -3, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 3000। मैथ्स बहुत है भैया, फिजिक्स तो है ही कहाँ स्पेशली। 40 दिख गया। चलो मेरे ख्याल से
एक सवाल बचा है बस खत्म, और उसके बाद हम छुट्टी पे रहते हैं। आइए आइए नेक्स्ट, द डायमेंशंस ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर where E naught is the permittivity of the free space and E is the electric field. इसकी डायमेंशन निकालनी है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि परमिटिविटी की डायमेंशन निकालना अपन सीखा था, मैग्नेटिक परमिटिविटी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी डायमेंशन कैसे निकालते हैं, सीखा था ना। तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी डायमेंशन होती है, मैं लिख देता हूँ, याद रखो, m-1 L-3 T⁴ A स्क्वायर, ये डायमेंशन होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, मैं सीखा बता भी दूंगा, m1 L1 T-3 A-1, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही बहुत सिंपल है, F = Q × E होता है, याद हो तो। फोर्स इक्वल टू होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स की डायमेंशन होती है m1 L1 T-2, Q की डायमेंशन होती है चार्ज इंटू करंट इंटू टाइम, I = Q/T। तो Q होता है, अरे यार कैसे क्या देख रहा हूँ मैं इधर, I = Q/T, तो ये हो जाएगा ना A1 T1, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन यहाँ से जाएगी m1 L1 T-3 A-1, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन निकालना में सिखा दिया उन्होंने। परमिटिविटी अपन ने पहले बता ही दिया था, और इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा जो मुझे पता नहीं क्या आएगा, ठीक है, सॉल्व करके हो जाएगा। सो दैट ब्रिंग्स अस टू क्लोजर ऑफ द यूनिट एंड डायमेंशन। मुझे ये सबसे टफ चैप्टर लगा, तो पूरी फिजिक्स के फॉर्मूले रिवाइज हो जाते हैं आपके, ठीक है। थैंक यू।